Good morning, everyone. In previous class, we have studied about the interference phenomena and the Young's double slit experiment, and then we have seen the mathematical value for the amplitude and the intensity of the interference pattern produced by the interference in Young's double slit experiment. So we have seen the constructive and destructive interference pattern and the reason for the constructive and destructive interference. Also, see what were the expressions that A is equals to, the I is equals to I1 plus I2 plus 2 root over I1 I2 and cos phi. So phi was the phase difference, or the phase difference was considered as 0 or constant. तो जहाँ पे जो phase difference था, it was the deciding factor for the maxima and minima of the interference pattern. So phase difference should be constant or 0. So for studying the further study about the phase difference, we need phase difference to be constant. So for constant phase difference, we need a different type of source called coherent sources. So what is coherent sources and what are incoherent sources? This we are going to study in our today's class. So firstly, what are coherent sources and what is incoherent sources? Before studying this, I am reminding you the phenomena of emission of light from an atom. So see how an atom emits the light wave or the light pulse. Let's see. देखिए, यहीं पे ही हमको पता है कि जब किसी एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके आउटर शेल्स होती हैं, अलग अलग सर्कुलर शेल्स होती हैं, एलिप्टिकल शेल्स होती हैं जो ऑलमोस्ट सर्कुलर मानी जाती हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने हायर स्टेट से किसी लोअर स्टेट में आते हैं, है ना, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी एमिट होती है। क्यों एमिट होती है? क्योंकि वहाँ जो डिस्क्रीट लेवल है एनर्जी का, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी से किसी बड़ी ऑर्बिट की रेडियस में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। अब अगर वो अपनी लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो यानी अपनी कुछ एनर्जी लूज करेगा, और लोअर ऑर्बिट में जाने में जो एनर्जी लूज करेगा वो हीट और लाइट के फॉर्म में निकलती है। एक एमिशन में, यानी एक अप से, मान लीजिए किसी अपर लेवल से किसी लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन के जंप करने में 10⁻⁻8 सेकेंड लगते हैं। कितना समय लगता है? 10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो इतने समय में एक पल्स निकलती है, यानी अगली पल्स जो निकलेगी वो इतने समय के अंतराल के बाद निकलेगी, और इस तरह से एक एटम से लगातार पल्सेस एमिट होती रहती हैं। बट हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एनी मैटर, ऑलराइट, और एनी बल्क मैटर? देयर आर मिलियंस ऑफ एटम। तो इसका मतलब मिलियंस ऑफ जो वेवलेट्स होती हैं, या जिसको कह लें हम पल्सेस होती हैं, वो एक बार में निकलती हैं। तो इस तरह से एक मटेरियल के एक सोर्स है, वो कुछ एटम से मिलके बना हुआ है, उसके एटम्स के बीच में जो खुद के एक सोर्स के बीच के मिलियंस ऑफ एटम्स के बीच में जो टाइम डिफरेंस है एमिशन का, वो कांस्टेंट है, यानी उनके फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। जो लाइट एमिट हो रही है एक लाइट वेव दूसरी लाइट वेव के बीच में, एमिशन कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम मान लीजिए दो अलग अलग लाइट सोर्स यूज करें अलग अलग टाइप ऑफ एटम्स का, तो उनके जो एमिशन है वो एक से अभी निकलेगा, एक से कुछ देर बाद निकलेगा। इस तरह से एमिशन, जो दो एमिशन हुआ अलग अलग सोर्सेस के एटम्स का, मान लीजिए एक ये हो गया, एक कोई और होता, तो उनमें जो एमिशन होता वेव्स का या लाइट वेव्स का, उसमें हम फेज को कांस्टेंट नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में कितनी बार बदल जाता है फेज? 10⁻8 टाइम्स बदल जाता है। तो उन दो, ये जो डिफरेंट टाइप के सोर्सेस हो गए जिसमें अलग टाइप के एटम हैं,
वहाँ पे हम कोहेरेंट सोर्सेस यानी ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस या कांस्टेंट रहे या जीरो रहे वो नहीं बना सकते, जिनकी वेव्स जो निकल रही हैं उसके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे या जीरो रहे। यहाँ पे क्या है, फेज डिफरेंस अगर एक ही सोर्स से निकल रहे हैं तो हमें पता है कि उसके निकलने वाली जो वेव्स हैं उसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट ही रहने वाला है। लेकिन जब डिफरेंट सोर्सेस से निकलेंगे तो फेज डिफरेंस अलग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कोहेरेंट सोर्सेस को डिफाइन करेंगे, टू सोर्सेस ऑफ लाइट वेव्स विच कंटिन्यूअसली एमिट लाइट वेव्स। कंटिन्यूअस किस लिए कह देते हैं, ये तो पल्स के फॉर्म में निकल रही है लेकिन एक सेकेंड में 10⁸ टाइम्स निकल रही है वेव्स, इसलिए हमारी आंख को ये क्या लगता है, कंटिन्यूअस। सो टू सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स विच कंटिन्यूअसली एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। कैसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम ही फ्रीक्वेंसी ना चेंज हो यानी एनर्जी ना चेंज हो वेव्स की, और वेवलेंथ विद अ जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कैसा फेज डिफरेंस, केवल कांस्टेंट नहीं, जीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी हो सकता है। बिटवीन देम आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। सो इंडिपेंडेंट सोर्स, दो अलग अलग सोर्सेस से सेम वेवलेंथ यानी सेम फेज डिफरेंस यानी फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हुए जो वेव्स एमिट करना कठिन है, ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स में से जो एमिशन होता है लाइट वेवलेट्स का उसमें। तो इस वजह से कोशिश ये की जाती है कि फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखा जाए, और इसका एक अच्छा तरीका है कि एक ही सोर्स से, एक ही टाइप ऑफ एटम से हम दो अलग अलग सोर्सेस बना लें, जैसा हमने स्लिट में किया था, पीछे आपने देखा था। तो ये है कोहेरेंट सोर्सेस। अब इनकोहेरेंट क्या है, जो जनरल, जो इस तरह जिसमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता है या जीरो नहीं रहता है, दीज आर इनकोहेरेंट सोर्सेस। इनकोहेरेंट सोर्सेस से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनता, ठीक है। इनकोहेरेंट सोर्सेस से एक ब्राइट इमेज बन जाएगी कहीं पे और एक डार्क इमेज बन जाएगी, वो जो पैटर्न बना था ब्राइट डार्क का फ्रिंजेस वो नहीं बनती। अब जरूरत क्या है कोहेरेंट सोर्सेस की, सो व्हाट आर द नीड्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस। सो इट इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न यानी ये वाला टर्म है ये तभी आएगा जब हम एक कोहेरेंट सोर्स यूज करेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स से काम नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे इनकोहेरेंट सोर्सेस, जब हम ये कोहेरेंट सोर्स यूज करते हैं तो ये इंटरफेरेंस टर्म आता है। अब ये इंटरफेरेंस टर्म के लिए हमको पता है कि जो cos फाई होता है ये +1 रखने पे क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, और दी जो पैटर्न है उसमें मैक्सिमा बनता है। cos फाई इक्वल्स टू -1 हमने पीछे देखा था, फॉर द मिनिमम इट इज द पैटर्न, है ना। ये cos फाई रखने में -1 तो वहाँ पे एक डार्क फ्रिंज या फिर एक बहुत लो इंटेंसिटी की फ्रिंज बनेगी, ठीक है। हेंस टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस वी नीड टू हैव टू सोर्सेस with same frequency and with a stable phase difference. Such a pair of sources are called coherent sources. Two independent sources cannot be coherent. Why? I have already told you. क्यों नहीं हो सकते दो independent sources? देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये स्टेटमेंट है, two independent sources cannot be coherent, ठीक है। देखिए I am repeating it again. Light is emitted by individual atoms and not by the bulk of matter acting as a whole. लाइट कैसे निकलती है मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये ऑर्बिट्स हैं इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिट्स तो बहुत सारी होती हैं, ये बीच में न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हो सकते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ बाहर वाली शेल में कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सब के बारे में आपको ज़्यादा पता होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन अपने हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चला, इलेक्ट्रॉन, it means it has lost its energy. So this energy is emitting in the form of heat and light. So this pulse will emit for 10 to the power -8 seconds, and after that next pulse will emit. तो इस तरह से एक एटम से हर 10 to the power -8 सेकंड में एक लाइट वेव निकल रही है। इस तरह के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। सो लाइट इज एमिटेड बाय इंडिविजुअल एटम्स and not by the bulk of matter acting as a whole. All right. Now next is even a teeniest source,
छोटा से छोटा सोर्स भी मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। एक छोटा से छोटा बल्क ऑफ मैटर है, मान लीजिए इतना छोटी सी प्लेट है, इस पे आप इसके एमिशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी कितने मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, 10, 20, 30, है ना। इवन एन एटम एमिट्स एन अनब्रोकन वेव, ठीक है, ऑफ अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। See, the millions of atoms of a source cannot emit waves in the same phase. Why? Because यहाँ millions of atoms हैं, वो vary कर सकता है उनके बीच का phase. The light emitted by the commonly used monochromatic source, all right, monochromatic light remains coherent for about how much seconds, ये मैंने आपको कई बार बता दिया, 10⁻⁸ सेकेंड्स। कितना देर के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट कोहेरेंट रहती है? आफ्टर दिस द टाइम द एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिशन ऑफ लाइट get changed, all right. The phase difference and hence the interference pattern changes 10⁸ times in 1 second. So our eyes cannot see such rapid changes and a uniform illumination is seen on the screen. So two independent light source cannot produce a sustained interference. Independent source cannot produce interference और sustained interference क्योंकि वो coherent नहीं होते। अब देखिए, यानी हमें कोहेरेंट सोर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने पहले किया, एक सोर्स लो, उससे एमिट होने वाली लाइट को दो सोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, S1 और S2 में। कैसे? जब एक दो पिन होल कर दोगे तो क्या होगा, इसी पिन होल में से लाइट वेव्स निकलेंगी और चूंकि ये एक ही सोर्स से जनरेट है तो इनके बीच में फेज डिफरेंस या ज़ीरो होगा या कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ दो सोर्स बन गए। अब यहाँ पे कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा, ब्राइट डार्क का, ठीक है। तो ये तरीका है, यानी कोहेरेंट सोर्स बनाने का अच्छा तरीका क्या है, एक ही सोर्स को दो भाग में बांट दो। तो ये अगला स्टेप वही है, टू कोहेरेंट सोर्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सोर्स, ये मैंने करके दिखा दिया। अब ये हमने देखा कहाँ पे है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उन्होंने यही किया है ना। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाने के। दिस विल स्टडी इन अवर फर्दर ऑप्टिक्स चैप्टर्स। उसका एक नाम मैं लिख दे रहा हूँ, दो तीन है लेकिन मैं एक ही लिख रहा हूँ, फ्रेनेल्स बाई प्रिज्म। इसको मैं कुछ हल्का सा समझा दे रहा हूँ कि इसमें करते क्या हैं, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइट वेव्स ये एक प्रिज्म है, मतलब ये क्या है, ये एक प्रिज्म है जिस पे लाइट वेव एक सिंगल लाइट वेव एमिट कराते हैं, सिंगल लाइट वेव से दो अलग अलग लाइट वेव्स को जनरेट करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स बनाते हैं, ठीक है ना, यानी एक प्रिज्म का इस्तेमाल करके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्स पाने की कंडीशंस कैसे मिल सकती है, कोहेरेंट सोर्सेस कैसे मिल सकती है। देखिए वन बाय वन कुछ स्टेप्स हैं उसको याद रखेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं उसको याद रखेंगे। टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स, मस्ट बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि जैसे ही हमने सोर्स बदला यानी टाइप ऑफ एटम बदला वैसे ही फेज डिफरेंस आना शुरू हो सकता है, ठीक है। सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल सोर्स होना चाहिए। टू सोर्सेस मस्ट गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। कैसी लाइट होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमा का मतलब होता है केवल एक वेवलेंथ हो, जैसे येलो कलर की लाइट 5600 एंगस्ट्रॉम भी है, येलो कलर की लाइट 5500 एंगस्ट्रॉम की भी होती है, येलो कलर की लाइट 5501 एंगस्ट्रॉम की भी होती है। बट इफ वी आर यूजिंग एग्जाम्पल 5501 एंगस्ट्रॉम एंड 5502 एंगस्ट्रॉम,
बोथ आर येलो, दोनों देखने में येलो लगेगी, बट दीज आर डिफरेंट। तो मोनोक्रोमा जिसमें कहेंगे जहां पे एक ही वेवलेंथ की लाइट हो, सिंगल मतलब उसकी यूनिक वेवलेंथ हो। नेक्स्ट, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द टू सोर्सेस मस्ट नॉट बी लार्ज। देखिए यहाँ पे मैंने जो यंग्स एक्सपेरिमेंट बनाया था उसमें मैंने कहा था यहाँ S1 S2 दो सोर्स बने हैं, यहाँ एक S1 था, उसी से मैंने दो सोर्स बनाया था ना, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे करते हुए मैंने कहा था यहाँ से दो सोर्स नए तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा इसको। दीज आर टू सोर्सेस, टू डिफरेंट सोर्सेस। मैंने कहा था कि ये जो बीच वाली डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, दिस इज वेरी स्मॉल। वाई स्मॉल? क्यों? क्योंकि जब ज्यादा दूरी हो जाएगी, यानी इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस दोनों के बीच का बहुत ज्यादा हो जाएगा। पाथ डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे इंटरफेरेंस फिनोमेना ना फॉर्म होके यहाँ इल्यूमिनेशन फॉर्म होगा। जो स्ट्रिप्स फॉर्म हो रही है उसकी जगह क्या फॉर्म होगा? इल्यूमिनेशन फॉर्म होगा। इट शुड नॉट एक्सीड बिलो 30 सेंटीमीटर, मतलब ये हमेशा कितनी रहनी चाहिए? बिलो 30 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा कह दिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इट इज़ मोर देन इनफ। Then the phase difference produced due to path difference will not be constant. There will be general illumination. All right? पाथ डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, और पाथ डिफरेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, एंड इट विल प्रोड्यूस जनरल इल्यूमिनेशन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, ये मतलब जो इंपॉर्टेंट है कोहेरेंट सोर्सेस से रिलेटेड। अब अगला जो है, हमसे पूछा जाता है कि कैसे कोहेरेंट सोर्सेस फॉर्म करते हैं। तो अभी हमने जो क्या किया, वेवफ्रंट था, वेवफ्रंट है ना, ये वेवफ्रंट को मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड किया। सो इट इज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, यानी ये कोहेरेंट सोर्स को फॉर्म करने का एक तरीका क्या है? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। पहला तरीका क्या होता है कोहेरेंट सोर्स को फॉर्म करने का? Method of producing coherent sources, division of wavefront. Second method is division of amplitude, which we will discuss in higher classes. Division of amplitude. This will be discussed in higher classes. जब आप आगे जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड को, इससे भी कोहेरेंट सोर्स बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कि ये डिवीजन कैसे हो रहा है, देन यू विल से इट इज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ऑलराइट, नाउ विल कम टू द थ्योरी पार्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। इट इज दिस वी आर गोइंग टू स्टडी थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, कैसे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं। तो इसका आज हम केवल फिगर डिस्कस करेंगे, और मैथमेटिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंसीडर दिस एज द स्क्रीन, ये एक स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस या फ्रिंज विड्थ ये निकालना, ठीक है। तो अभी हम केवल फिगर डिस्कस कर रहे हैं, अगर टाइम बचता है तो हम आगे इसकी मैथमेटिक्स भी देखेंगे। यहां एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है S। सोर्स से हम एक बहुत पतली बीम चाहते हैं, तो हमने क्या किया, सोर्स को एक पतली सी स्लिट कैसी होती है, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ब्लेड से, मान लीजिए कोई ऐसे पेज है, पेज में ब्लेड से ऐसे पतला सा कट मार दिया तो एक पतली सी स्ट्रिप यहाँ खाली हो जाएगी, उसी में से लाइट पास कराएं, इट इज़ कॉल्ड स्लिट। तो ये ऐसी बेड़ी लेटी हुई है आपकी तरफ, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लाइट सोर्स ऐसे ही निकलेगा, कैसे, क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, ये वेव फ्रंट है ना। अब आगे वाला मैं नहीं बनाऊंगा, मतलब आगे वाला जो हम लोग पहले उस तरह से बना रहे थे, हमने क्या किया, तो S2 S1,
ठीक है, तो ये 2 नए सोर्सेस जनरेट हो गए, मैं इसके आगे का वेव फ्रंट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम केवल 2 रेस को डिस्कस कर रहे हैं। रेस कैसे फॉर्म होती हैं रफ में एक बार बना के दिखा देते हैं कि मान लीजिए अगर एक ऐसा वेव फ्रंट हो तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर्स, वेव फ्रंट के टेंजेंट बना लीजिए, उन टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है इट इज कॉल्ड रे, ये हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ से मैं 2 रेज को बना रहा हूँ। मान लीजिए किसी पी पॉइंट पे कोई जनरल पॉइंट है स्क्रीन पे पी, मैं उस पे देखना चाहता था कि इस पे ब्राइट पैटर्न बनेगा कि इस पे डार्क पैटर्न बनेगा। तो मैंने एक रे S1 से P पे मान ली, ठीक है, ये रे हो गई S1 से P पे। सेकेंड रे इज फ्रॉम S2 टू P, दीज आर दी 2 रेज। समझ रहे हैं ना, यहाँ वेव फ्रंट रहा होगा दोनों का अपना, उसमें से रे बनाई है ना, तो ये हो गया। अब कुछ पैरामीटर जो यहाँ पे हमें लेके चलना है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट्स टू द स्क्रीन, इट इज कैपिटल D. द सेपरेशन बिटवीन दिस एंड दिस स्लिट्स इट इज स्मॉल d. सो यहाँ अगर बीच में सेंटर O मान लें तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इट इज सेंटर पॉइंट, इट इज O. This distance is d by 2 and this distance is also d by 2. All right. This point we can say it is A, it is B. At P we want to calculate, or we can say we want to observe the phenomena of interference, that is it is maxima or minima we have to calculate. मान लीजिए P पॉइंट इसके सेंटर से कितना दूरी पे है, जहाँ पे सेंटर स्लिट्स का लाई कर रहा है वहाँ से यहाँ तक के P पॉइंट तक की डिस्टेंस इट इज स्मॉल x, distance of the point at which interference pattern is being observed from the center. All right, so this is the all the measurements, and now how we want to calculate, we want to observe this interference pattern, how can we do it? See, we need phase difference. क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि यहाँ मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। लेकिन फेज डिफरेंस, क्योंकि वेव के बारे में जानकारी नहीं है तो हम फेज डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं इतना आसानी से। लेकिन फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, यानी अगर हम पाथ डिफरेंस 2 वेव्स का निकाल लें तो हम आसानी से निकाल पाएंगे कि इनका फेज डिफरेंस क्या है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए दोनों के पाथ चले गए पाथ में कितना अंतर आया, इसके लिए हमने क्या किया, देखिए मैं यहाँ कुछ बना रहा हूँ। देखिए यहाँ S1 पॉइंट से ये S2P पे परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बहुत करीब है। S1 और S2 के बीच की दूरी बहुत 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 छोटी है, 1-2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के अराउंड में है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये ऑलमोस्ट बराबर भी होगी, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं। इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। इसको मैंने नाम दे दिया M, परपेंडिकुलर को, यानी ड्रॉन परपेंडिकुलर S1M फ्रॉम S1 टू S2P। सो हम ये कह सकते हैं ना कि S1P, मैं 1 बाय 1 लिखता चल रहा हूं, ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 टू S2P, कितना परपेंडिकुलर का नाम क्या है, S1M। ठीक है, एस S1 S2 ये जो बीच की डिस्टेंस है इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन से S1P इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू MP, है ना। So the path difference, so the path difference between 2 waves reaching P will be how much? Path traveled by first one and the path traveled by second one. पहली वाली इतना चल रही है, दूसरी वाली इतना चल रही है, तो पहली वाली में से दूसरी वाली घटा दें, यानी S2P माइनस S1P कर दें। आई एम राइटिंग इट हियर, S2P
इसको मैं स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाथ डिफरेंस S2p माइनस S1p, इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? सी वी कैन से हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए S2p, ये S2m के बराबर हो गया। अब इसको निकालने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ दो ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखिए हमें क्या क्या चाहिए, S2p चाहिए, ये हाइपोटेनस चाहिए इस ट्राइंगल को, देखो S2bp, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू। इसी तरह अगर S1p का स्क्वायर चाहिए तो इट इज इक्वल टू S1a स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर, यानी बेस हाइपोटेनस, यानी S1p एक ट्राइंगल है, S2pb एक ट्राइंगल है। सो वी विल राइट फ्रॉम ट्राइंगल S2bp नीचे बड़ा वाला ट्राइंगल एंड S1AP, मैं फिर से ट्राइंगल दिखा दे रहा हूं, देखिए S2bp एंड S1AP, ये दो ट्राइंगल्स हैं, हम S2p और S1p की वैल्यू निकाल रहे हैं। S2p विल बी, S2p स्क्वायर विल बी, S2p का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाएं, बेस स्क्वायर S2b स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर, है ना, ये साइड्स का नाम है, b स्क्वायर नहीं है, साइड का नाम है, आप इसको ब्रैकेट में कर लो तो नाम सही रहेगा। ये S2p स्क्वायर एंड S1p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है, इट इज इक्वल्स टू S1a का स्क्वायर प्लस pa का स्क्वायर, pa इस साइड। सो पुटिंग इट वी विल गेट S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर। देखो हमें निकालना था S2p माइनस S1p, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर। सो इट इज इक्वल्स टू S2b स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर और माइनस S1a स्क्वायर प्लस pa स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है ना। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू, तो S2b डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम दी स्लिट्स d स्क्वायर प्लस pb पे आते हैं,